को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को आपको आज सुनाऊं, कल सुनाऊं, परसों सुनाऊं, ताउम्र सुनाता रहूंगा। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारे आपके बच्चे आ जाएंगे, फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 7-8 पीढ़ियाँ गुजर जाएंगे, लेकिन इस कहानी का न कोई और है न कोई अंत है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर कोई अपनी तरफ से हीरो है, हर कोई अपनी तरफ से विलन है, सबके अपने अपने फैक्ट है, हर कोई अपने अपने फैक्ट पे सही है। लेकिन जब दोनों तरफ से ये लगे कि हम सही हैं और हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसी लड़ाई की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और आज की कहानी एक चीज़ आपको सिखाएगी कि ज़मीन के हिस्से के लिए लड़ने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इधर वालों ने भी और उधर वालों ने भी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आप जानिए। कहानी इजराइल और फ़िलिस्तीन की इस जंग की है। जंग के क्या शुरुआती पहलू हैं इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत टाइम पहले वहाँ पे, लगभग 2000 साल पहले, यहूदी रहा करते थे। उसके बाद अलग अलग सरकार, अलग अलग राज्य जब वहाँ पे आए, उन्होंने उनको भगाया। भगाने के बाद फिर ये वापस लौट के 100-200 साल पहले आए। उस टाइम वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ जब जाने लगते हैं तो हमेशा एक काम करते हैं कि चलो कुछ तो ऐसा काम कर दे जिससे पूरी ज़िंदगी हमको गाली पड़े। अंग्रेज़ों ने फ़ौरन कहा कि एक काम करो, यहूदी अलग मुल्क में रहेंगे और मुसलमान अलग मुल्क में। उसके बाद उस ज़मीन के हिस्से को बांट दिया गया और यहीं से फिर पूरी फसाद शुरू हुई। क्योंकि जैसे ज़मीन का हिस्सा बटा, जो मुस्लिम लोग थे और जो मुस्लिम देश थे, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, एक देश को बांट के 2 देश कैसे बनाया गया। तगड़ा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद फिर अटैक कर दिया। उस अटैक में फिर मुस्लिम देश हार जाते हैं, जितनी अरब कंट्रीज़ थे वो हार जाते हैं। इजराइल का पल्ला भारी हो जाता है। जैसे उसका पल्ला भारी हुआ, फ़ौरन उसने फ़िलिस्तीन की और ज़मीन को कब्जा कर लिया। 1-2 और अटैक हुए, उसके बाद और ज़मीन को कब्जा कर लिया। और तब से 1947 से लेकर आज तक ये लड़ाई, ये कब्जा लगातार चलता रहता है। कोई भी होता है इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है, बदले में इजराइल फ़िलिस्तीन की कुछ ज़मीन को कब्जा कर लेता है। और ये सिलसिला तब से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है। अलग अलग हिस्सों में लगातार इजराइल कब्जा करने का काम करता है। इजराइल का बड़ा सिंपल फार्मूला है कि मेरे और कब्जे के बीच अगर कोई आया तो उसको मार दिया जाएगा। जब कोई सीज फायर होती है, जब कोई डील होती है, कुछ दिन इजराइल रुकता है, लेकिन फिर न जाने कैसे सामने वाले थोड़ी सी गलती करते हैं। अच्छा, गलती क्या कहें, इसमें भी इजराइल का अपना खेल होता है। अब कौन सा खेल है, इसको आगे मैं बताता हूँ। खैर, तो पूरी कहानी को साल 2023 से शुरू करते हैं, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। 7 अक्टूबर साल 2023 को फ़िलिस्तीन में, चूँकि अब फ़िलिस्तीन की ज़्यादातर ज़मीन को इजराइल ने कब्जा कर रखा है, इस वजह से फ़िलिस्तीन में अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रुप बने। इन ग्रुप्स की एक खासियत है कि जो भी शांति से बैठ के बात करने की बात करता है, उसके लीडर को वहीं के लोग मार देते हैं। यानी फ़िलिस्तीन के लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा संगठन बने जो लड़ के, जो तलवार के दम पे और बंदूकों के दम पे ये ज़मीन वापस लेके हमको दे दे। इसी में से एक संगठन है हमास। हमास लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करता है, लगातार इजराइल को मारता है। बदले में जब इजराइल अटैक करता है तो हमास के जो लोग हैं वो बंकरों में छुप जाते हैं, मारे इधर के मासूम जाते हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो बात 7 अक्टूबर साल 2023 की है। हमास पूरा प्लान करता है। प्लान करने के बाद इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस अटैक की आप खासियत देखिए। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, पूरी दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसियों में से एक है। हमास बगल का है, इसके बावजूद भी, इतनी तगड़ी खुफिया एजेंसी होने के बावजूद भी, कहीं से भी इजराइल को भनक ही नहीं लगी कि हमास हमला कर सकता है। अपने आप में यह भी एक ताजुब का मामला है। कितनी तगड़ी खुफिया एजेंसी होने के बावजूद ऐसा कैसे हुआ कि पता नहीं चला। यहीं से फिर कुछ लोगों का कहना है कि हमला जानबूझ के इजराइल ने करवाया था ताकि हमला हो और हमें कब्जा करने का मौका मिले। बहरहाल, चाहे जाने में चाहे अनजाने में हमला हुआ। इस हमले में 250 यहूदियों की
मौत हो जाती है। यानी हमास ने जो हमला किया था उसमें 250 लोगों की मौत हुई, 1200 ऐसे थे जो घायल हुए। कहीं कहीं ये आंकड़ा उल्टा है, कुछ लोग कहते हैं कि 1200 लोगों की मौत हुई, 250 घायल हुए, अपनी अपनी थ्योरी। और लगभग 250 के करीब लोगों को बंधक बनाने का काम हमास कर लेता है। यानी 250 ऐसे इजरायली थे जिनको अपने कब्जे में लेके बंदूक के दम पे लेके चला जाता है। यहीं से फिर जंग शुरू होती है। शुरुआत में हमास का पल्ला भारी था, लेकिन अब चूंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ, लगातार अमेरिका ने हथियार दिए, लगातार अमेरिका ने बम बरसक दिए। और हमास और इजराइल में एक दिक्कत है, इजराइल पूरा एक देश है, हमास एक संगठन है। इजराइल के पास एयरफोर्स है, हमास के पास है नहीं। इस वजह से जब एयरफोर्स का मामला आता है तो फिर हमास बेचारा परेशान हो जाता है, करे क्या। इसके बाद इजराइल अटैक करना शुरू करता है और न जाने कितने, अब तक जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि 67,000 इजरायली जो सैनिक थे उन्होंने 67,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। यह ऑफिशियल डाटा है। 67,000 लोग मर चुके हैं। एक जगह है फिलिस्तीन के अंदर गजा पूरा साफ हो गया। इस टाइम की अगर ताज़ा खबर आपको बताऊं तो वेस्ट बैंक के अंदर भी लगातार हमले हो रहे हैं। 1-2 लाख लोग ऐसे थे जो अगल बगल के देशों में भाग के शरण लेते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ रहने लायक अब है नहीं, इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा। ये तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, 1.5 साल तक ये जंग चली। लेकिन जब काफ़ी तबाही गजा और फिलिस्तीन के अंदर हो गई, लगभग 67 लाख लोग जब मारे गए, तो फिर हमास को लगा यार कि ये मामला भारी पड़ रहा। हम गए, हमने 250 लोगों को मारा, उसके बाद मान लीजिए 200 लोगों को बंधक बना लिया, 1200 को घायल कर दिया। इधर 67,000 लोग मारे गए और लगभग 3,000 के करीब लोगों को बंधक बनाने का काम इजराइल ने किया। बीच में हिजबुल्लाह नामक एक संगठन और कूदा था, लेकिन उसके जब सुप्रीम लीडर यानी हसन नसरल्लाह को मार दिया तो फिर मामला और बैठ गया। अगल बगल के और जो देश थे उन्होंने भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के आगे कौन क्या ही बोले। बहरहाल काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद फिर ये डिसाइड किया गया, और बीच के कई ऐसे अरब कंट्रीज़ थे जैसे कतर था, मिस्र था, इन्हें मेडिएशन की बात की और कहा कि चलो सीज फायर करो यार, इतनी जंग क्यों, मासूम मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तमाम लोग मर रहे हैं। उसके बाद फिर सीज फायर की बात हुई। इजराइल ने शर्तें रखी। इजराइल ने कहा कि जितने हमारे बंधक हैं उनको हमास छोड़ दे, बदले में हमने जितने लोगों को पकड़ा यानी 2-2.5 हज़ार उनको हम छोड़ देंगे। हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, गजा के अंदर हमारी आर्मी तैनात रहेगी, हमास के जितने ठिकाने होंगे उनको हम बर्बाद कर देंगे। और ये सीज फायर और जो हॉस्टेजेस की डील थी यानी बंधकों का जो आदान प्रदान था, अलग अलग फेज में होना था। यानी ऐसा नहीं था कि एक बार में सारे लोगों को इजराइल छोड़ दे और एक बार में सारे लोगों को हमास छोड़ दे, इक्का दुक्का करके होना था। पहली बार में 3 लोगों को छोड़ा गया, फिर 4 लोगों को, ऐसे ऐसे करके ये डील आगे बढ़ाई जाने लगी। अब चूंकि इधर 200 लोगों को छोड़ने का काम हमास को करना था, 2.5 हज़ार के करीब लोगों को छोड़ने का काम इजराइल को करना था, तो एक के बदले 4, एक के बदले 50, ऐसे ही करके छोड़ा जा रहा था। पहला फेज ठीक ठाक चला, हमास ने कुछ लोगों को छोड़ा, लगभग 33 लोगों को, और 600-700 लोगों को छोड़ने का काम इजराइल ने कर दिया। बीच की एक कमेटी बनाई गई, रेड क्रॉस इंटरनेशनल थी ये, दोनों देश इसका सम्मान करते थे, तो जिसके बंधक को छोड़ना होता था बाकायदा एक दूसरे के बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया जाता था। रेड क्रॉस ले जाके दूसरे देश को सौंप देती थी। ना कोई हमला, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। सीज फायर भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान एक और घटना घट जाती है। दरअसल एक महिला थी जिसका नाम था सीरी विबास। सीरी विबास एक इजरायली नागरिक थी। साल 2023 में जब हमास हमला करता है, इसी के बाद सीरी विबास गायब हो जाती है। जब आईपीएफ यानी इजरायली पुलिस फोर्स ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तब पता चला कि सीरी विबास और उसके बच्चों को हमास ने किडनैप कर लिया है। उसमें से एक बच्चा 9 महीने का था और एक बच्चा 4 साल का। अब डील होनी थी
सबकी लिस्ट बनाई गई कि कौन गायब है, उसको हमास हमको सौंपेगा। तो उसी में से एक नाम था सीरी विवास का। जब इजराइल ने सीरी विवास के बारे में पूछा तब हमास ने कहा कि उसकी तो मौत हो गई। यहीं से इजराइल भड़क जाता है और कहता है कि तुमने सीज फायर की बात बोली, हमने मान ली, हम तुमको मार नहीं रहे। अब ये बताओ सीरी विवास की मौत कैसी हुई, और इसका खामियाजा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और चलो सीरी विवास की मौत हो गई, लेकिन उनके दोनों बच्चों, जो 9 महीने का केफिर था और 4 साल की जो एरियल थी, उनका क्या हुआ? हमास के लीडरों ने कहा कि उनकी भी मौत हो गई। अब इजराइल भड़क जाता है। इजराइल ने कहा कैसे? इस पे हमास ने अपनी कहानी बताई। हमास ने कहा कि साल 2023 में जब हमने किडनैप किया था, इसी के बाद तुमने एयर स्ट्राइक की थी। हमने जिस जगह पे इनको रखा था वहीं तुमने एयर स्ट्राइक की और फिर इनकी मौत हो गई। अब इजराइल करे क्या? लेकिन जिस हिसाब से मौत हुई, इजराइल भड़का था। फिर उसने कहा कि चलो एक काम करो, बॉडीज़ हमारे हवाले कर दो। हमास ने कहा ठीक है। हमास उनकी लाश को बाकायदा गाज़ा के अंदर परेड कराते हुए स्टेज पे ले जाके विक्ट्री स्पीच देते हुए रेड क्रॉस के हवाले करता है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो इजराइल फिर भड़क गया। इजराइल ने कहा कि तुमने लाशों का तमाशा बनाया है, ऐसा है अब हम तुम्हारे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। डील हुई थी कि 4 डेड बॉडीज़ के बदले, यानी 2 तो बच्चे थे, केफिर और एरियल, एक सीरी विवास थी और एक कोई और, 4 डेड बॉडीज़ के बदले हम तुम्हारे 602 लोगों को छोड़ेंगे। अब बॉडीज़ आई, पता चला कि इतना ड्रामा हुआ है। इजराइल भड़क गया। इसी बीच चूंकि अब काफ़ी पुरानी बॉडी थी, तो ये हुआ कि भाई पोस्टमार्टम करो, डीएनए वगैरह करवाओ, कौन किसकी उसके परिवार के हवाले करे। पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि महिला की लाश सीरी विवास की थी ही नहीं, ये तो कोई फिलिस्तीनी महिला थी। ये बात जब इजराइल सुनता है तो सुनने के बाद फिर भड़कता है और कहता है कि अब तो अटैक होगा। बहरहाल हमास फिर जाता है, खोजता है, खोजने के बाद सीरी विवास की बॉडी उनके हवाले करता है। उसके बाद सीरी विवास की ऑटोप्सी होती है। पता चलता है कि इसकी मौत साल 2023 में ही हो गई थी, यानी 1.5 सालों तक बस लाशें सड़ रही थी, इस उम्मीद में कि कभी सीज फायर होगा और फिर लाश एक दूसरे के परिवार वालों को मिलेगी। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चलती रही। 602 लोगों को छोड़ने की जो बात इजराइल कर रहा था उसने रोक दिया। पता चला कि अब जंग फिर से शुरू होगी, फिर से दोनों तरफ के मासूम मरेंगे। लेकिन कहानी में फिर खेल होता है। इस बार खेल ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप लगातार 2 देशों को फंड कर रहा था लड़ाई के नाम पे, एक इजराइल को, एक यूक्रेन को। 4-6 दिन पहले की बात है, अचानक से इजराइल को तो फंड दे रहा था, यूक्रेन की फंडिंग अमेरिका ने रोक दी। रोकने के बदले एक शर्त रखी, उसने कहा कि भाई अगर तुमको फंड चाहिए तो एक काम करो, तुम्हारे देश में जो ज़मीन में काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, काफ़ी बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे हवाले कर दो। अब यूक्रेन के सामने जब ऐसी शर्त डोनाल्ड ट्रंप ने रखी, उसको लगा यार कि जब सब कुछ तो हमारा चला ही गया, जब ज़मीन के अंदर की चीज़ों पे हमारा कब्जा ही नहीं है, तो ऐसी लड़ाई में मारा जाना ही ठीक है। जेलेंस्की ने कहा कि भाई हम समझौता नहीं कर पाएंगे आपसे। इसने कहा ठीक, अब तुम्हारे हथियार बंद, हम जा रहे रशिया से हाथ मिला लेंगे। इसके बाद बाकायदा सऊदी अरब के अंदर मीटिंग होती है। अमेरिका और रशिया दोस्ती करते हैं, दोस्ती जैसी होती है। ये मैसेज जब नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को पता चला, नेतन्याहू के दिमाग में एक बात आ गई कि आज मौका पड़ने पे अमेरिका ने यूक्रेन जैसे देश को धोखा दे दिया रशिया के साथ, जिससे रशिया जो हमेशा से ही अमेरिका का दुश्मन रहा है, तो इनकी फिलिस्तीन से तो कोई खास दुश्मनी है भी नहीं। अगर कोई खास ऑफर इनको मिल गया तो ये हमें भी धोखा दे देंगे। इसी के बाद नेतन्याहू बुद्धिमानी भरा फैसला लेता है। लेने के बाद उसने कहा कि काम करो, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। इसके बाद आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 620 लोगों को छोड़ने का काम इजराइल ने किया। अब आप ये सोचिए, यहाँ मैं कहानी आपको इजराइल फिलिस्तीन की असल में सुना ही नहीं रहा था, कहानी आपको मैं सुना रहा था अमेरिका के राजनीतिकरण की। जंग के मैदान में यूक्रेन को कुदवाया अमेरिका ने, कहा कि मारो मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको ये हथियार देंगे, तुमको वो हथियार देंगे, तुमको ऐसे बम देंगे, तुमको वैसे बम देंगे। अचानक से बाइडेन की सरकार गई, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं।
आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि या तो ज़मीन पे अपने कब्जा हमको दो, नहीं तो हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। इधर रशिया के पास इतने हथियार हैं कि अगर अमेरिका भी भिड़ जाए तो शायद अमेरिका सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी प्रॉक्सीज क्या करेंगी। सेम सिचुएशन इसके पास भी है, इजराइल के पास भी। इजराइल हथियार को पा रहा, अटैक कर रहा है। अच्छा, इजराइल का कोई एक दुश्मन नहीं, इजराइल ईरान के खिलाफ भी लड़ रहा, यमन के खिलाफ भी लड़ रहा, लेबनान में एक संगठन हिजबुल्ला उसके खिलाफ लड़ रहा, हमास से लड़ रहा, सीरिया में भी अटैक कर रहा। अभी खबर निकल के सामने आई कि इजिप्ट से भी उसका बवाल चलने वाला है। तो ये तमाम जो अरब कंट्रीज़ हैं उनसे ये घिरा हुआ है। मजबूरी उसके पास ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हथियार न दे तो क्या होगा। ऐसे हाल में मौके की नज़ाकत को समझते हुए इजराइल इस जंग को रोकने की कगार पे है। लेकिन इस टाइम इजराइल के अंदर उबाल इसलिए है चूंकि जब सीरी विवास और उनके बच्चों की लाशें आई, यहाँ से एक बवाल खड़ा हो गया कि बच्चों को भी तड़पाने का काम हमास जैसे संगठन करते हैं। और यहीं से फिर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद जंग फिर से शुरू हो जाए। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा अमेरिका के रुख पे, क्योंकि अमेरिका की नज़र गजा की ज़मीन पे है और उसको पाने के लिए ये कुछ भी करेगा। खैर, 3 वो लाशें जो शायद जंग फिर से करवा सकती हैं, वो पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में बताई कि कौन है सीरी विवास, कैसे लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, इस कहानी में भी अलग अलग सबके स्टैंड है। कुछ लोग फ़िलिस्तीन के साइड हैं। भारत का ऑफिशियल स्टैंड भी फ़िलिस्तीन के ही पक्ष में है कि फ़िलिस्तीन की जो ज़मीन है, गज़ा पट्टी जो है, वो वहाँ के मुसलमानों की है, इजराइल की नहीं है। भारत ने ऑफिशियल तौर पे फ़िलिस्तीन के पक्ष में हर बार वोट दिया है। लेकिन फ़िलिस्तीन में ऐसे क्रूर संगठन जैसे हमास जो अटैक करते हैं, किसी देश पे अटैक करना, लड़ाई करना, आई डोंट थिंक ये सही है। वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। बहरहाल सबके अपने अपने पहलू हैं। हर कहानी में हर अपना आदमी हीरो ही होता है। और धर्म, प्रेम और राजनीति के विषय में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिडिल ईस्ट की और खबरें अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, अक्सर सुना दिया करूँगा। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।